हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 28 ऑफ मार्च के द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो व्हाट हैपेंड टुडे इज 28 ऑफ मार्च एंड आज के दिन ही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इमरान खान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेजेंट किया जाएगा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को हम लोग संसद बोलते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसको वो लोग बेसिकली पाकिस्तान नेशनल असेंबली बोलते हैं। ओके। एंड इमरान खान जिस पार्टी से आते हैं एंड नेम ऑफ द पार्टी इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट देखा जाए तो पाकिस्तान की सिर्फ इस पार्टी को अकेली मेजॉरिटी नहीं मिल रखी है। अलायंस ने इनको सपोर्ट कर रखा था, तो अलायंस अभी उन पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं और नेशनल असेंबली में ये भी आवाज उठी थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए हैं, इन्फ्लेशन जो आया है वो इमरान खान की वजह से आया है। सो बिकॉज ऑफ दिस इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अबाउट ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो उसके पास मेजॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है, वही पॉलिटिकल पार्टी या वही अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी मींस जैसे अगर मान के चले टोटल सीट्स अगर 100 है तो 50% प्लस 1। ओके, ये इतनी सीट्स होनी चाहिए, तो दैट इज मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी होने के बाद ही आप गवर्नमेंट फॉर्म कर पाते हो, और जिसके पास मेजोरिटी नहीं होती वो क्या बन जाता है, अपोजिशन बन जाता है। ओके। जैसे इंडिया में अभी एनडीए गवर्नमेंट है, तो एनडीए गवर्नमेंट इज इन दी मेजोरिटी, तो अभी उसके पास मेजोरिटी है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करके बैठा हुआ है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। एंड सेम गोज विद पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में है क्या, जैसे इंडिया में अलायंस के साथ साथ बीजेपी के पास भी अकेली मेजोरिटी है। अगर अलायंस पीछे भी हट जाए ना तो बीजेपी एज अ सिंगल पार्टी भी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, कोई जरूरत नहीं है उसको अलायंस की। बट इन दी कंट्री ऑफ पाकिस्तान व्हाट हैपेंड, जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है पीटीआई, पीटीआई के पास अभी 155 मेंबर्स हैं जो मेजोरिटी नहीं है। एंड अराउंड 2 डजन से भी ज्यादा पीटीआई के मेंबर्स जो है उन्होंने भी बोला है कि हम इमरान खान के अगेंस्ट वोट डालेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में। रीजन बीइंग क्योंकि इन्फ्लेशन और कंट्री की सिचुएशन जो है वो खराब हो रखी है, और इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी है उसकी वजह से। मूविंग फर्दर, सो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, वो अभी इंडिया की विजिट पर आएंगे नेक्स्ट वीक। एंड उनकी 3 बातें रहेंगी जो जो देखा जाए, जो बातें जो हैं। अच्छा, आ क्यों रहे, देखो इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ नहीं है, बट देखा जाए तो G20 समिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2023 में, और उसमें इंडिया होस्ट रहेगा। और बात ये उठ रही है कि रशिया को ना G20 समिट से निकाल देना चाहिए। तो अगर होस्ट कंट्री इनवाइट नहीं करेगी रशिया को तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप नहीं आओगे, है ना। आपको इनवाइट नहीं किया गया G20 समिट में, तो दैट्स वाई कि इंडिया के साथ वो रशिया जो है अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है, और इंडिया भी चाहता है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस मेंटेन रहें। इसी चीज को लेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्जी लैवरोव, वो अभी इंडिया की विजिट पर है, और 3 चीजों पर डिस्कशन होगा। पहला कि रशियन ऑयल को लेकर, कि आप रशियन ऑयल खरीदोगे, ये तो मेजर इशू होने वाला है। दूसरा दूसरा जो है पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर, क्योंकि अभी रशियन बैंक्स को और रशियन बैंक्स को बेसिकली रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लग गए। रशियन बैंक्स को जो स्विफ्ट के अंदर उनको जो परमिशन मिल रखी थी वो विड्रॉ हो गई, तो डॉलर में अब ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो अब जो है कि रुपी और रुबल में ट्रेड करने की बात चल रही है, तो पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर बात हो रही है। थर्ड जो मेजर बात है वो है कि डिफेंस जो सप्लाई करना था उसमें कहीं रशिया डिसरप्शन तो नहीं डालेगा, या फिर इंडिया मना तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अभी इंडिया को खरीदना है S-400 डिफेंस सिस्टम और आपका AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ओके। इस चीज को लेकर रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है इन 3 बातों को लेकर विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, इट्स अ न्यूज फ्रॉम केरला। जो हुआ क्या, केरला में अगर हम बात करें ना, सदर्न स्टेट्स में स्पेसिफिकली इन केरला, वहां पर रबर प्लांटेशन बहुत ज्यादा होती है।
लेकिन रबर प्लांटेशन में ना बहुत डिक्रीमेंट आ गया था, बहुत डिक्रीमेंट आया था। मतलब फार्मर्स एक तरीके से परेशान हो गए थे। उनको ये वो लोग फार्मर्स ऑप्शन ढूंढ रहे थे, जो रबर्स फार्मर्स थे वो ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि हम किसी और चीज़ की प्लांटेशन करें, क्योंकि रबर्स की इतनी डिमांड नहीं बची थी। हुआ क्या, अब रबर जो है आपका केरला में वो बाउंस बैक कर गया। केरला के जो नर्सरीज है, रबर नर्सरीज है, वो बाउंस बैक कर रही है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है, आपके 7 सिस्टर्स है ना, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम लोग अराउंड 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर रबर प्लांटेशन करने की बात कर रहे हैं। और रबर प्लांटेशन करने के लिए हमें पहले रबर का प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसके लिए रबर के प्लांट्स और जो सैपलिंग्स कहां से आ रहे हैं? आपके केरला से आ रहे हैं। सैपलिंग्स का मतलब छोटे पौधे लगाने के लिए, है ना। आप जैसे कि घर पे लेके आते हो पौधा लगाने के लिए, तो उस पौधे को क्या बोलते हैं? सैपलिंग। मतलब उस पौधे को लगाना इज अ सैपलिंग, ठीक है। तो बहुत सारे पौधों को लगाया जाएगा, जिसके चलते केरला के जो नर्सरीज हैं, रबर नर्सरीज हैं, उनमें बूस्टअप आने वाला है। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम टुडे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो पूरी तरीके से हट गए हैं, चाहे इंटरनेशनल चाहे चाहे नेशनल। और सारे वीजास को परमिशन मिल चुकी है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म है, जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि भैया 5 लाख वीजा जो हैं वो फ्री दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अगर मैं पहले पहुंच गया और मैं अगर टॉप 5 लाख वीजाज में हूं तो मुझे फ्री वीजा मिलेगा। ओके, सो इट्स ऐसे स्कीम के टूरिज्म में बूस्टअप आए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर बहुत अफेक्ट हुआ था कोविड-19 से। अकेला सेक्टर है जो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। मूविंग फर्दर, सो विल मूव टू दी स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज फ्रॉम केरला। सो व्हाट हैपेंड, तो केरला के मिनिस्टर ने बोल दिया है कि कोई भी पर्सन एग्जाम अगर देने जा रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा हिजाब पहनकर एग्जाम देने के लिए, अगर वो SSLC के एग्जाम देने जा रहा है। इट्स समथिंग अबाउट कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम देने अगर जा रहा है वो, तो कोई भी विमेन अगर हिजाब पहन के आ रही है तो वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को केरला का कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को अडर करना होगा, फॉलो करना होगा। और अगर किसी जगह हिजाब अलाउड भी है तो उसको हिजाब पहनना, पर उसको हिजाब पहनने की परमिशन नहीं होगी। वो हिजाब पहले उतारेगी, उसके बाद एग्जाम देने जाएगी। हेड स्कार्फ पहन के एग्जाम नहीं दे सकती, मतलब सिर्फ शो हो कि वो किस रिलीजन से है, ऐसा नहीं हो सकता। मूविंग फर्दर ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे इस एडिटोरियल में 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में 2 है, ओवरऑल 4 एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इट्स अबाउट दी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है ना, ये चौंकाने वाला है। इट शोज कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, बट जो इनकम इनइक्वालिटी थी ना वो गिर गई, है ना। ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस दीज 2 एडिटोरियल्स, देन विल मूव टू दी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट। ओके, द फर्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट दी एरा ऑफ एन अनएम्प्लॉयड इंडिया। अब ये है क्या, देखो, अभी बताया गया कि अभी एक 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 कंट्री में एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर वेव चल रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक ऐसा एजेंडा मिला है, 2 एजेंडा मिला है। एक तो आपका इन्फ्लेशन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जो कि हर गवर्नमेंट में होता है और इस गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि, और गवर्नमेंट जो है ना, ये बताने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट को जो डिफेंड कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है वो कोविड-19 की वजह से बढ़ा है। लेकिन यहां पर ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट की ही एजेंसी का रिपोर्ट आया था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट आई थी कि भैया बिफोर पैंडेमिक, इट्स नॉट ड्यूरिंग द पैंडेमिक और इट्स नॉट आफ्टर द पैंडेमिक, इट्स बिफोर द पैंडेमिक, जब किसी को पता ही नहीं था कोविड-19 है क्या। बताया गया था बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फॉर द ईयर 2017-2018 इज 6.1%। हाँ, कोविड-19 में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज्यादा वर्सन हो गई, ठीक है, ये चीज बताने की कोशिश की गई है। बताया गया कि दिसंबर 2021 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने एस्टिमेट किया था कि अराउंड इंडिया में 53 मिलियन इंडियन जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स आर विमेन। और दिसंबर 2021 में अराउंड 7.91% ऑफ द पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयड, एडल्ट्स आर अनएम्प्लॉयड। और वहीं डिक्रीमेंट जरूर आया
लेकिन बहुत कम परसेंटेज का। 2022 में, जनवरी 2022 में ये परसेंटेज 6.57% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, फिर ऑथर ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द मीन्स, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना सा बढ़ता जा रहा है। अब ऑथर ने बोला कि देखा जाए तो अभी हुआ क्या कि जो ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी लोअर जॉब्स के लिए अ, अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं। जैसे कि अभी रेलवे का था, तो रेलवे में 35,000 पोस्ट आई और अराउंड 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें से जो एप्लीकेंट से बहुत सारे एप्लीकेंट से जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी। तो दीज आर दी ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो कि एक लोअर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्यून के लिए, टीटी के लिए और इन सब जॉब्स के लिए। तो अब जो बच्चे फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड और फ्रॉम द बैकग्राउंड जिनके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इन बच्चों के साथ। सो दीज आर दी मेन रीजन। अब ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, एक और मेन रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, उसका एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना बहुत लिमिटेड होती जा रही है। उसका मेन रीजन ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दे रही है अब, और आउटसोर्स कर देती है कामों को। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मतलब पहले क्या होता था कि पहले हर चीज के लिए कोई पर्सन अलॉट होता था। अब क्या कर दिया, अब प्राइवेट पर्सन को, अब किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दिया कि भैया आपको ये काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। अब प्राइवेट पर्सन अब किसी को भी इंप्लॉय करे। अब प्राइवेट पर्सन तो प्रॉफिट देखेगा ना। अगर उसको लगता था कि भाई 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन वो 50 लोगों को ही इंक्लूड करेगा और 50 लोगों से ज्यादा मेहनत कराएगा। लेकिन गवर्नमेंट पहले ऐसा नहीं करती थी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टराइज अगर नहीं करती तो 100 लोगों की जरूरत होती थी, 100 लोगों को वो लोग अपॉइंट करते थे जॉब्स के लिए। और गवर्नमेंट अब क्या करने लगी, आउटसोर्स करने लगी है काम। ओके, ये चीज बोली गई। तो दीज आर दी मेन रीजन। दो रीजन हमने समझे। पहला क्या है कि पहला ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसका मेन रीजन अपन समझेंगे क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड क्यों हो गई। एक तो अपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट काम देने लगा और आपका आउटसोर्स करने लगा है बहुत सारी चीजों को। अब आगे फिर ऑथर ने बोला कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आई गवर्नमेंट जॉब्स की, जो कि विड्रॉ करनी पड़ी। उसका मेन रीजन ये था विड्रॉ करने का, क्योंकि मेजॉरिटी मतलब नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड हुई उस एप्लीकेशंस को लेकर, उन एडवर्टीजमेंट को लेकर। मतलब अराउंड 100 से 200 टाइम्स ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप करे, उससे भी ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप करी है। तो यहाँ पूरा बताया गया, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे उत्तराखंड में बताया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश में बताया, यूपी में बताया, तो ये सारी चीजें बताई हैं। ओके, अब ऑथर का ये कहना है कि एक और मेन रीजन है कि गवर्नमेंट जॉब्स डिक्रीज हो रही है, क्या है कि हम लोग रैपिड तरीके से प्राइवेटाइज कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, तो जिससे जो जॉब्स की डिमांड है उन सेक्टर्स में वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ओके, एंड फिर आगे ऑथर ने यह भी बताया कि दीज डेवलपमेंट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू पीरियोडिक अनएम्प्लॉयमेंट अमंग स्किल्ड एंड लेस स्किल्ड वर्कफोर्स। मतलब स्किल्ड और लेस स्किल्ड वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। अब यहां पर ऑथर ने पूरा डिस्क्राइब किया है व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड के ओवर क्वालिफाइड स्टूडेंट भी जो हैं वो लोअर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। वो ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने डीरेगुलाइज कर दिया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वर्क रिलेशन इन द फॉर्मल सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में, इन द फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो रिलेशंस हैं उसको डीरेगुलाइज कर दिया है। अब वो अपने हिसाब से रेगुलेट करें, तो जिससे लोगों के माइंड में एक फियर क्रिएट हो गया कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो हमें ज्यादा काम कराया जाएगा, हमें इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, हमारे राइट्स ब्रीच हो जाएंगे। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते थे वो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहे। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि उनको डर है कि हमसे ज्यादा काम कराया जाएगा, है ना। सो इसी के चलते इंडिया में जो अभी क्वालिफाइड यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भाग रहा है, एंड दे आर नॉट वर्किंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। बल्कि प्राइवेट सेक्टर में फ्यूचर है, ऐसा गवर्नमेंट बता भी रही है, कास्ट भी कर रही है। लेकिन तब भी गवर्नमेंट की एक गलती की वजह से, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डीरेगुलाइजेशन की वजह से जो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर की वो डिक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की इंक्रीज होती जा रही है। ओके,
फिर आगे ऑथर ने बोला, ये भी बताया गया क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर्स में, जिससे और ज़्यादा फ्यूचर में जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाई नहीं करवाओगे, अगर आप उनकी हेल्थ अच्छी नहीं करवाओगे, अगर आप उनको सोशल सेक्टर स्कीम्स के बेनिफिट नहीं दिलवाओगे, तो उनको फिर आगे चल के वो लोग अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, एम्प्लॉयड हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनस्किल्ड ही रहेंगे, स्किल्ड बन ही नहीं पाएंगे। ओके। फिर आगे ऑथर ने ये भी बोला है कि अभी देखा जाए तो हायर एजुकेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन सेक्टर्स जो है बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। अभी इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हायर एजुकेशन सेक्टर्स में कि देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस भी हैं जो वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले भाई बहुत कम लोग आईटी देते थे, अब लाखों में आईटी देते हैं। इवन इन दी क्लैट, पहले क्लैट बहुत कम लोग देते थे, अराउंड अंडर 50,000, अब 50,000 के ऊपर जा रहा है। सो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन शोज कि अब बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग हायर एजुकेशन, बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे या करते ही नहीं थे। लेकिन अब क्या है, अब हायर एजुकेशन के लोग जा रहे हैं, तो और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने यही बोला है कि आर्बिट्री इनहेंसमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो इन दी रिक्रूटमेंट एंड बेटर पेड गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आर्बिट्रीनेस को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑथर ने ना ये एक सिनेरियो बताया है, ये एक रियल इंडिया बताया है कि अबाउट के इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। सो दो तीन चीज़ें ऑथर ने बोली हैं, दो तीन चीज़ें पॉइंट्स याद रखना। पहला तो कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं, ओवर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। उसका मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस जो है इन दी फॉर्मल सेक्टर डीरेगुलाइज कर दिए, रेगुलाइज नहीं रखे। दूसरा मेन रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और आउटसोर्सिंग करने लगा है बहुत सारी चीजों को। तीसरा कि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड हो गई है क्योंकि हम लोग अब रैपिड तरीके से प्राइवेटाइज कर रहे हैं, है ना। सो तीन ये चीजें याद रखना। चौथा क्या था कि हम लोग एजुकेशन में, सोशल सेक्टर्स में और हेल्थ की स्कीम्स में कम स्पेंड कर रहे हैं। और पांचवा क्या था कि हम लोग हायर एजुकेशन में बहुत सारे लोग अब नए नए आते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है हायर एजुकेशन में अब बढ़ते जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो दीज आर दी मेन रीजन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में इंक्रीज होता जा रहा है। मूविंग फर्दर towards the next editorial, that's about the poverty rose but income inequality fell। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर ऑथर ने बोला कि इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज हुई है इस कोविड-19 पैंडेमिक में। उन्होंने खुद बताया कि अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को फॉलो करें, एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन को फॉलो करें, विच सेज कि अगर कोई पर्सन $1.90 या हम बोले $1.19 से कम पैसा कमाता है पर डे, तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन में आता है। बिल्कुल परफेक्ट है। और इंडिया में देखा जाए नवंबर 2019 में अराउंड 7.6% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि $1.90 से कम पैसा कमाती थी, और वहीं जुलाई 2021 में ये परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 11.7%, है ना। लेकिन ऑथर ने बोला कि इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी की हम बात करें तो 2019 का अगर हम डेटा लें तो टॉप 25 अर्बन एरियाज में, टॉप 25 ऑफ दी जो इनकम हाउस होल्ड थे और लो 25 ऑफ दी इनकम हाउस होल्ड था, उनमें डिफरेंस कितना था। जो 25 था उनका एवरेज था अर्बन एरियाज में 45,000, और जो लोअर थे उनका एवरेज था 8,000। मतलब अगर इंडियन पॉपुलेशन 100 है तो टॉप 25 ऑफ दी हाईएस्ट अर्निंग जो है पॉपुलेशन है, उसका मंथली इनकम जो थी ना वो 45,000 थी ऑन एन एवरेज। वहीं जो लोअर थी, मतलब 76 से लेके 100 तक वाले जो थे, अगर अब रैंक निकाले ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, उनकी एवरेज था कितना मंथली इनकम 8,000 2019 में इन दी अर्बन एरिया। वहीं रूरल एरियाज में टॉप 25 22,500 एंड टॉप 25 7,500। so this shows income inequality टॉप 25 और लो 25 के बीच में। बट हुआ क्या, देखा जाए तो एवरेज मंथली इनकम जो है अर्बन एरियाज में फॉर द टॉप लेवल वो 30% तक डिक्रीज हुई है, और जुलाई 2021 में वो 45,000 डिक्रीज होकर कहां आ गई 32,500। और वहीं अगर हम लोअर 25% की बात करें तो वो स्टेगनेंट रही है, वो चेंज नहीं हुई, ना डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई। और सेम गोज इन दी रूरल एरियाज में जो अपर 25% ऑफ दी हाईएस्ट इनकम पॉपुलेशन वाले जो थे, अर्निंग पॉपुलेशन वाले जो थे, उनकी इनकम में 25% का फॉल आया, वहीं लोअर 25 में कोई फॉल नहीं आया। तो इससे ये पता लगता है कि
इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई है। पहले क्या था, पहले खुद देखो ना, 45,000 माइनस 8,000 मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, अराउंड 37,000 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब कितना बचा, 32,500 एंड 8,000, विच शोज कि अब सिर्फ जो डिफरेंस है वो 24 का है। ओके, सो ये दिखाता है कि इनइक्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। अब ऑथर ने यहां बताया कि 3 मेन रीजन है जिसके चलते इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई है। पहला, गवर्नमेंट ट्रांसफर। दूसरा, बिजनेस प्रॉफिट, गवर्नमेंट ट्रांसफर, बिजनेस प्रॉफिट एंड लेबर इनकम। कैसे? अब ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट ट्रांसफर की बात करें तो गवर्नमेंट अभी कोविड-19 में ट्रांसफर कर रही थी फ्री राशन, मतलब पैसा भी दे रही थी, काइंड में भी कर रही थी, फ्री राशन दे रही थी। अगर फ्री राशन आप किसी को दे रहे हो तो भाई अगर मुझे फ्री राशन मिल रहा है तो मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा ना, वो पैसा सेविंग हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो काइंड में भी गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही थी और इन कैश भी ट्रांसफर कर रही थी, इनकम सपोर्ट दे रही थी, जिसके चलते जो लोअर लेवल थे उनकी इनकम स्टैग्नेंट रही या फिर उनको इनकम मिलती रही। लेकिन वहीं रिच लोगों को तो इनकम नहीं मिली, रिच लोगों को तो गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं मिला, फ्री राशन नहीं मिला। लेकिन तब भी ऑथर ने बोला कि गवर्नमेंट पेमेंट जो है ना इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अफेक्ट जो किया है वो किया है बिजनेस प्रॉफिट ने। कैसे? यहां बताया गया, क्योंकि देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ दी जो रिच पीपल है वो अपना इनकम जो है बिजनेस से कमाते हैं, और उनका बिजनेस जो है वो लोअर लेवल, जो आपके लो क्लास के जो लोग हैं, मतलब लोअर इनकम के जो लोग हैं, उनके पैसों पे चलती है। जैसे हमारी मेरी दुकान है, तो मान के चलो मेरी दुकान है, प्रोविजन स्टोर की दुकान है। मेरी प्रोविजन स्टोर की दुकान में मेजोरिटी ऑफ दी जो लोग आते हैं वो लोअर इनकम वाले आते हैं। तेल दे दो, आपका आटा दे दो, आपका शैम्पू दे दो, है ना। और टॉप 25 वाले क्यों आएंगे? टॉप 25 जाते हैं रिलायंस में, टॉप 25 जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, और बिगर सिटीज में रहते भी नहीं है। स्मॉल सिटीज में तो भाई लो इनकम वाले ज्यादा रहते हैं। तो भाई जो अगर मैं टॉप 25 में आता हूं, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट कम हुआ कोविड 19 में। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। और जो लोअर इनकम वाला है वो कम गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी राशन प्रोवाइड किया, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। वहीं लोअर लेवल की हम बात करें तो लोअर लेवल जो आपका आपका बिजनेस कमाता है उसके अब डिक्रीमेंट आया, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में आया। वहीं जो रिच क्लास वालों के बिजनेस में आया वो 15%, वहीं लोअर क्लास वालों के में आया 7%। क्योंकि लोअर क्लास वाला बिजनेस कम करता है, पॉपुलेशन ही कम है बिजनेस कम करने की। वहीं रिच क्लास वाले की पॉपुलेशन ज्यादा है बिजनेस करने वालों की। फिर दूसरा उन्होंने बोला लेबर इनकम, कि देखा जाए तो लेबर इनकम में बहुत डिक्रीमेंट आया है, बहुत डिक्रीमेंट आया है। कैसे? क्योंकि जो टॉप 25 है ना, जो टॉप 25 है वो कम काम करता है आपके लो 25 से इन दी लेबर मार्केट। ठीक है, क्योंकि अब लेबर इनकम, जैसे कि अगर बात करें टॉप 25 के लिए, तो लेबर इनकम उनके लिए क्या होगी? इन दी सर्विस सेक्टर। मेजोरिटी ऑफ जो काम करेंगे सर्विस सेक्टर में, आईटी कंपनीज में, आपके लॉ फर्म्स में। तो बहुत सारे लोग ले ऑफ हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उनकी लेबर इनकम में डिक्रीमेंट आया। वहीं अगर हम बात करें, यहां पर देखो लिखा गया है सर्विस सेक्टर, यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात की गई कि डिमांड इन सर्विस सेक्टर फेल हुई है, और रिच वाले जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना लेबर जो लोअर 25% है वो ज्यादा काम करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो पंदा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो डिक्लाइन है वो कम हुआ है, 20% से भी कम हुआ है। वहीं सर्विस सेक्टर में डिक्लाइन 30% से कम हो गया। सो दीज आर दी रीजन जिसके चलते इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई है बट पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, ये फैक्ट है। मूविंग फर्दर on the text and context, so it's about US cut a deal with EU vis-a-vis LNG। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब देखो ये है यूएस का प्लान पूरा। हुआ क्या, देखा जाए ना तो ये यूएस को बहुत प्रॉफिट हुआ है यूक्रेन रशिया के वॉर से, क्योंकि रशिया यूरोप के ऊपर कंट्रोल करता था। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन नेशंस, मतलब यूरोपियन नेशंस अराउंड 40% ऑफ द नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो आता था, डिपेंडेंट था, वो रशिया के ऊपर था, है ना। और एक अच्छा रशिया के ऊपर एक रशिया की पकड़ थी एक यूरोप के ऊपर। अगर हम देखें तो ईस्टर्न नेशन और जर्मनी में 80% ऑफ दी जो डिमांड है क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की वो रशिया से आती थी। एक अच्छी पकड़ थी यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़े नेशन के ऊपर पकड़ थी रशिया की। लेकिन अभी सैंक्शंस लग गए और यूएस ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। यूएस ने क्या किया, यूएस ने बोला कि आप हमसे खरीदिए ना
नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो जो आपकी डिमांड है रशिया से वो हम फुलफिल करेंगे। तो एक तो रशिया का बिजनेस बढ़ा, अमेरिका का बिजनेस बढ़ा, अमेरिका का डोमिनेंस क्रिएट हो रहा है यूरोप के ऊपर, और वो रशिया को इजी तरीके से काउंटर कर रहा है विदाउट एनी लॉस। सो दिस इज यूएसए, ओके। एंड यूएस ने यही बताया कि उनकी डील हो गई है, एंड डील इज अबाउट कि अभी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट जो है वो सप्लाई करेगा 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विफाइड एनर्जी नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन को इस साल, और एडिशनल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ एलएनजी और सप्लाई करेगा अंटिल 2023। ये करने वाला है, ओके। ये चीज बताई गई है और यही चीज समझाया गया कि व्हाट इज इट। ये डील के बारे में बताया गया कि डील है क्या। बाकी कैन यूरोप एंड इट्स रिलायंस ऑन रशिया फॉर एनर्जी, ये पूछा गया है, तो बिल्कुल बताया गया हाँ कर सकता है। फिर व्हाट लाइज अहेड ये नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल मत पढ़ना। दिस इज एन बेसिकली एक्सपेक्टेशन कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जो फैक्ट है वो अपन को फैक्ट पढ़ने हैं। तो 2 क्वेश्चन पढ़ना जिनको अपने डिस्कस किया है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द मूव टू ईज वोटिंग फॉर ओवरसीज सिटीजन्स। तो यही बताने की कोशिश की गई है। कल हमने पढ़ा था किरण रिजिजू वाला, कि किरण रिजिजू ने लोकसभा में बोला है कि हम लोग अभी एनआरआई की वोटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो यही समझाया गया कि हाउ कैन ओवरसीज वोटर करेंटली वोट इन इंडियन इलेक्शन। 2010 के पहले अगर हम बात करें तो अगर कोई एनआरआई, अगर कोई पर्सन 6 महीने से ज्यादा इंडिया में नहीं है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता था और वोट देने के लिए इंटाइटल्ड नहीं था, इवन वो इंडिया आके वोट देना चाहे तो। लेकिन 2010 में एक एक्ट पास हुआ, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 में अमेंडमेंट आया 2010 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010, और उसने बोल दिया कि जो एलिजिबल एनआरआईज हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, चाहे 6 हफ्तों से 6 महीनों से ज्यादा, लेकिन अगर इलेक्शन के समय वो इंडिया में आते हैं वोट डालने के लिए तो वोट डाल सकते हैं। बट बहुत सारे इंडियंस नहीं आते थे। अब 10 में से अगर एक आ गया तो अलग बात है, क्योंकि वो रिच है, वो आ सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बट एनआरआईज जो है वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो गए थे फॉरेन कंट्री में कि हम लोग इनकम कमा सकें, और इंडिया में अगर वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो फिर उनकी इनकम में डिक्रीमेंट आएगा। इसी के चलते, और कुछ लोग आलस कर जाते हैं, क्यों जाए, वोट ही तो है, हमारे वोट से फर्क क्या पड़ेगा, ये रीजन था। तो अब ऑथर ने फिर यही समझाने की कोशिश करी है कि अब कैसे ओवरसीज सिटीजन जो हैं या फिर एनआरआई जो हैं वो कैसे वोट डाल सकते हैं। तो ऑथर ने बोला कि अभी देखा जाए तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मान के चलो मनु मिश्रा इज अ वोटर इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झांसी, है ना, लेकिन मनु मिश्रा की जॉब मुंबई में लगी हुई है। तो मनु मिश्रा इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब, बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब मनु मिश्रा वोट नहीं डाल सकता। तो एक सिस्टम है फॉर दी सर्विस वोटर के लिए, वो क्या है, ETPBS, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेबल पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि आप मुंबई में ही वोट डालते हो पोस्टल बैलेट के थ्रू इन फ्रंट ऑफ ऑफिशियल, और वो ऑफिशियल रिटर्निंग ऑफिसर को, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर है और जो डीएमई होते हैं, उसको जिस दिन वोट डल रहा है उसके 8 बजे के पहले पहले तक ऑर्डिनरी मेल के थ्रू आपका वोट ट्रांसफर कर देगा। ये होता है सिस्टम, और यही सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोच रही है कि ये एनआरआईज और ओवर सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दे कि वो वोट डाल सके। ठीक है, ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई है, रीड इट। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल यूज, सो यही बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की अभी जो स्पेस इकोनॉमी है इट्स वैल्यूड अराउंड 36,794 करोड़ रुपए, ये चीज बताई गई है। एंड अभी इंडिया की जीडीपी में वो 0.23%, मतलब एक बहुत माइन्यूट सा, लेकिन एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। मूविंग फर्दर, सो अभी एक पिटिशन फाइल हुई, पिटिशन में यही बताने की कोशिश की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है कि वो किसी भी कैटेगरी के लोगों को माइनॉरिटी की आइडेंटिटी दे दे। ये पिटिशनर ने बोला, ये पिटिशन में लिखा था उसने, बट गवर्नमेंट ने इस चीज का रिप्लाई कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकती है किसी ग्रुप को एज अ माइनॉरिटी अगर उसको लगता है तो। मूविंग फर्दर, सो आज इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड पैक्ट है वो 1 मई को हो जाएगा, एंड बाय दिस ट्रेड पैक्ट इंडिया के अराउंड 6,090 गुड्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूएई के मार्केट में। और इंडिया के अगर हम गुड्स की बात करें तो अराउंड, जैसे गुड्स क्या हो गए,
कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज हो गई, ऑडियो विजुअल्स हो गए, आपके ट्रैवल ट्रैवल से रिलेटेड हो गया, टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, इंजीनियरिंग अकाउंटेंसी हो गई, और भी एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर मार्केट, फुटवियर प्रोडक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों को ड्यूटी फ्री मिलेगा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्टअप मिलने वाला है। सो दिस पेज अबाउट पूरा पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है, स्किप करेंगे। और द नेशनल यूज, सो बिम्स्टेक। सो बिम्स्टेक है क्या? इट्स दी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें इंडिया है, आपका नेपाल है, आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। और श्रीलंका इस बार होस्ट कर रहा है बिम्स्टेक की मीटिंग, और बिम्स्टेक की मीटिंग में म्यांमार के लीडर को भी बुलाया जा रहा है। और म्यांमार में अभी जो गवर्नमेंट है, म्यांमार में देखा जाए मिलिट्री कू हुआ हुआ है। तो म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर का मतलब, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इट्स इट्स देयर लीडर, इट्स देयर आपके जनरल, जो वहां के जनरल है, वही बिम्स्टेक की मीटिंग को आपकी अटेंड करने वाले हैं। और मोदी जी ऐसी पहली मीटिंग अटेंड करेंगे अपने पूरे टेन्योर में जिसमें कोई मिलिट्री कू का लीडर उस मीटिंग में होने वाला है। मूविंग फर्दर, सो हेल्थ मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने बोला है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया है कि 2014 से अगर हम देखा जाए तो 75% ऑफ द एमबीबीएस की सीट्स में इंक्रीमेंट आया है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि इंडिया में अभी जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 1:834 है। तो इंडिया के अगर हेल्थ सेक्टर को हमें अच्छा करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो हमें डॉक्टर्स की पॉपुलेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए हमें एमबीबीएस के जो एडमिशन्स हैं, एमबीबीएस की सीट्स हैं, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। और उन्होंने यही बताया कि सिंस 2014 अराउंड 75%, मतलब 2/3 सीट्स में इंक्रीमेंट आया है। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो अभी क्या हुआ था ना कि अभी जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आया था, और उस स्टेटमेंट रशिया के अगेंस्ट था, वो ये था कि रशिया जो है, रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो स्लॉटर कर रहे हैं यूक्रेन की पॉपुलेशन को, यूक्रेन के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक ऐसी स्पेकुलेशन उड़ी कि यूएस चाहता है कि रशिया में ना रिजीम चेंज हो, लेकिन उस चीज को क्लियर कर दिया है एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने, कि यूएस का ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि वो रशिया की रिजीम को चेंज करने में लगा हुआ है। ऐसे बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है, बस हम तो चाहते हैं कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। वहीं यूक्रेन है, यूक्रेन का ये कहना है कि रशियन ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन को डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में डिवाइड हुआ था, वैसे ही यूक्रेन को डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि जो रशिया रेबेल वाला जो रीजन है, आपका लुहांस वाला रीजन है, लुहांस वाला रीजन के जो लीडर्स हैं वो रशिया के साइड में, रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो वुमेन एक्टिविस्ट इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने अल्टीमेटम भेजा है तालिबान गवर्नमेंट को कि भैया अगर आपने एक हफ्तों के अंदर गर्ल्स स्कूल्स नहीं खोले तो हम पूरे अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये चीज क्लियर कर दी है वुमेन एक्टिविस्ट ने कि आपको गर्ल्स स्कूल्स खोलने हैं विद इन अ वीक। मूविंग फर्दर, आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती बिकॉज ऑफ मंडे, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में अगेन ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।